नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का नवा पाठ नागार्जुन पढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलका गांव में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। पढ़ने के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। इनके द्वारा अनेक रचनाएं लिखी गई है, जिनमें कुछ रचनाएं इस प्रकार है। युगधरा सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। इसके बाद है इनका पाठ परिचय। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के बाद वर्षा ऋतु के सहज और मनभावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख किसान, धूल स्नान करते पक्षी, सूखे खेतों का वीराना उजड़ापन और बदरंग आसमान। उषा की लाली इनकी दूसरी कविता है। कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप में मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन मोहित हो जाता है तथा उदय होते हुए सूर्य की केसरी किरण, जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर की आभास कराती रहती है। अब है कल और आज नामक कविता का सरलार्थ करेंगे। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक। कवि कहता है कि वर्षा के आगमन से पहले किसान खेती को सूखती देख करके तुम्हें गालियां दे रहे थे। धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड, अभी कल तक। वर्षा के आगमन की सूचना देती हुई गोरैया चिड़िया धूल में नहा रही थी। अभी कल तक पतराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कुछ दिनों पहले धान उगाने वाले खेतों की मिट्टी भयंकर गर्मी से सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो रही थी। पतराई यानी पत्थर जैसी कठोर हो रही थी। धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक कि आज इधर उधर फुदकने वाले मेंढक कल तक धरती के भीतर छिपे हुए थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। कवि कहता है कि आज बादलों से घिरा हुआ आकाश कुछ दिन पहले वीरान, उदास और फीका फीका सा दिखाई दे रहा था, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। और आज कवि कहता है कि कल तक वीरान और बदरंग लगने वाले आसमान में अब बादलों के तंबू तन गए हैं। चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदिया की अपनी पायल। वर्षा आगमन के उत्सव पर वर्षा रानी अपनी छमाछम बरसती बूंदों की पायल बजाती हुई नृत्य कर रही है।
और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम। कवि कहता है कि गर्मी के सन्नाटे भरी रातें अब झिंगुरों की लगातार झंकार से गूंज रही है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। कवि कहता है कि कल तक ग्रीष्म ऋतु से उजड़े वनों में अब मोरों की कूकें सुनाई दे रही है। अपने प्यारे घनश्याम के आकाश में छा जाने पर मोर मस्त होकर के नाच रहे हैं। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। कवि कहता है कि जिस दूब की कोमल काया यानी कोमल शरीर को गर्मी ने अपने ताप से जला दिया था, आज वर्षा की बूंदें पड़ते ही उसकी नसों में फिर से रक्त संचार हो गया है। दूब फिर से हरी भरी हो गई है। अपने ताप से सारे संसार को तपा देने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा के आते ही अपना सारा तामझाम सेना और शस्त्र समेट करके चुपचाप खिसक गई है। अब गर्मी संसार से विदा हो गई है। नागार्जुन की दूसरी कविता है उषा की लाली। उषा की लाली का सरलार्थ करते हैं। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। कवि कहता है कि दिन का प्रकाश नहीं फैला है, फिर भी पर्वतों की बर्फ से मंडी हिम यानी बर्फ से मंडी चोटियाँ उषा की लालिमा पड़ने से ही सुनहरे रंग में निखरी सी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। जैसे ही छोटा सूर्य आकाश में आगे बढ़ा, प्रकृति का दृश्य ही बदल गया। इस रोमांचक दृश्य को सामने पाकर कवि आश्चर्यचकित होकर उसे एकटक दृष्टि से देखता रह गया। डर था प्रतिपल अपरूप ये जादुई आभा, जाए न बिखर। कवि मन ही मन डर रहा था कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य कहीं अदृश्य न हो जाए, यानी छिप नहीं जाए। उषा की लाली में भले ही उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। जो सूर्य आकाश में ऊंचा उठ रहा था, उषा कालीन रंगों की छटा कम होती जा रही थी। अर्थात कवि कह रहा है कि ऐसा अनूठा दृश्य शीघ्र ही लुप्त न हो जाए। वह प्रकाश का संपूर्ण अद्भुत नज़ारा एक जादू के खेल जैसा लग रहा था। धन्यवाद।